21 मई को भाकपा माओवादी संगठन का महासचिव सबसे शीर्ष नेता बसवराजू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जिसको लेकर माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट के माध्यम से माओवादियों ने उस दिन किस तरह से मुठभेड़ हुई थी उसे काफ़ी विस्तृत रूप में बताया है। साथ ही ये बताया है कि कौन कौन से वो कारण रहे जिसके वजह से उन्होंने बसवराजू को नहीं बचा पाया। माओवादियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा वहां मौजूद नक्सलियों को मारने के बाद बसवराजू को जिंदा पकड़ा गया था, फिर जवानों ने उसकी हत्या कर दी। चलिए शुरू से आपको मैं बताता हूं इस प्रेस नोट में क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ जानकारी माओवादियों की तरफ से दी गई है। सबसे पहले इसमें लिखा है, गुटेकोट अमर शहीदों को क्रांतिकारी जोहार। 21 मई माड़ के गुटेकोट हत्याकांड का निंदा करें। इसमें शुरुआत में सभी मारे गए 28 नक्सलियों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इन कॉमरेडों के अधूरे आशयों को पूरा करने का संकल्प दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आगे माओवादी बताते हैं कि महासचिव कॉमरेड बसवराजू दादा का माड़ में रहने की जानकारी पुलिस खुफिया विभाग को पहले से थी, क्योंकि 6 महीने के भीतर माड़ क्षेत्र के अलग अलग यूनिटों के कुछ लोग कमज़ोर होकर पार्टी से गद्दारी कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिससे पार्टी की गोपनीय सूचना पुलिस को समय समय पर मिलते रही। माओवादी लिखते हैं कि बसवराजू को निशाना बनाने के लिए जनवरी और मार्च महीने से 2 बड़ा अभियान संचालन किया गया था, लेकिन पुलिस उसमें सफल नहीं हुई। इस अभियान के बाद पिछले 1.5 महीने में बसवराजू यूनिट के 6 लोग पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें बसवराजू के सुरक्षा में लगे शिवय पीसी मेंबर भी शामिल थे। साथ में माड़ आंदोलन को गाइड करने वाला यूनिफाइड कमांड का एक सदस्य भी इसी बीच गद्दारी किया, जिससे सुरक्षा बलों को बसवराजू के ठिकानों का पता लगाने और आसान हो गई में और आसानी हो गई। माओवादी लिखते हैं कि सभी गद्दार लोग रेकी सहित ऑपरेशन में भी शामिल हुए, जिसके वजह से संगठन को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यानी माओवादियों का कहना है कि उनके ही संगठन के लोगों ने गद्दारी कर पुलिस की मदद की और साथ में ऑपरेशन में वे शामिल भी रहे। मतलब पुलिस के साथ वो लोग भी उस वक्त ठिकाने तक गए थे होंगे। माओवादी लिखते हैं कि जनता को अपने जल जंगल जमीन से बेदखल कर यहाँ के संपदाओं को कॉरपोरेट को सौंपने के मकसद से चल रहे इस कगार अभियान में इस सफलता की अगर हम बात करें तो इन गद्दारों की वजह से ही जो है जवान है, जो सरकार है, उन्हें मिली है, ऐसा कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि योजनाओं के तहत 17 मई से नारायणपुर और कोंडागांव डीआरजी का जो है डिप्लोमेंट ओरछा की तरफ शुरू किए गए। 18 मई को दंतेवाड़ा बीजापुर के डीआरजी बस्तर फाइटर के जवान जो है अंदर दाखिल हुए। फिर 19 मई को सुबह 9 बजे सुबह बसवराजू के यूनिट के नज़दीक पहुंच गए। माओवादी बताते हैं कि अभियान से एक दिन पहले यानी कि 17 मई को माओवादियों के उस यूनिट से एक पीपीसी मेंबर अपने पत्नी के साथ भाग गया। भागे हुए दंपति की तलाश के लिए बसवराजू की यूनिट अपना लोकेशन भी बदल दी। 19 मई की सुबह को माओवादियों को जो है सूचना मिलती है कि पुलिस के जो जवान हैं वो गांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तब बसवराजू की यूनिट वहां से निकलकर दूसरी लोकेशन पर जा रही थी। उसी समय 10 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। उसके बाद दिन भर 5 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें माओवादी बता रहे हैं कि माओवादियों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। फिर माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों की घेराबंदी से निकलने की कोशिश दिन भर वो करते रहे, लेकिन माओवादी सफल नहीं हुए। फिर 20 मई की रात को पुलिस फोर्स नज़दीक से उन्हें घेर लिया। उसके बाद सुबह पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। माओवादी लिखते हैं कि एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस हजारों पुलिस थी, जिसके खाने पीने की व्यवस्था हेलीकॉप्टर से किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देश के सामाजिक आर्थिक समस्याओं के चलते लड़ने वाले मात्र
35 जन क्रांतिकारी लोग थे जो 60 घंटे से खाने पीने को उन्हें कुछ नहीं मिला और भूखे थे। दोनों तरफ से युद्ध जो है शुरू हुआ और बसवराजू को सुरक्षित बचाते हुए प्रतिरोध किए। जहां पहली राउंड की गोलीबारी में माओवादी बताते हैं कि डीआरजी के जवान कोटलू राम को मार गिराया गया। फिर कुछ देर बाद जवान आगे नहीं बढ़ पाए और उसी गोलीबारी में पहला निशाना जो है नक्सली चंदन मारा गया, जो कि उस यूनिट को लीड कर रहा था, बसवराजू के यूनिट को। माओवादियों के एक दल आगे बढ़ते हुए जवानों को घायल करते हुए उनके घेराव को तोड़कर वहां से निकलने में सफल हुए, मगर भारी सेलिंग हुई जिसके कारण बाकी नक्सली वहां से नहीं निकल सके। जो माओवादियों की टीम से वहां पर निकले वो मुख्य टीम से अलग हो गए। सभी ने बसवराजू को बचाते हुए उन्हें खरोच तक आने नहीं दी और वहां पर मौजूद 27 नक्सली मारे गए। उसके बाद बसवराजू को जिंदा पकड़ लिया और फिर हत्या किया गया, ये माओवादी लिख रहे हैं। आगे बताते हैं कि उस समय कुल 35 माओवादी वहां पर मौजूद थे, जिसमें 28 मारे गए और 7 जो है वहां से सुरक्षित बाहर निकल कर आ गए। माओवादी बताते हैं कि उनके मारे गए सदस्यों की सूची पुलिस द्वारा जो जारी की गई है वो सूची थोड़ी अलग है। पुलिस ने जो सूची जारी किया था उसमें नीलेश के मारे जाने का जिक्र था, मगर माओवादी कहते हैं कि नीलेश का शव हमारे पीएलजीए को मिला। आगे लिखते हैं कि पुलिस फोर्स घमंडी से वापस जाते समय इंद्रावती नदी किनारे आईडी विस्फोट में एक जवान रमेश मारा गया, जो कुछ साल पहले तक उसी क्षेत्र के भाकपा माओवादी संगठन में LOS कमांडर के रूप में काम किया था। यानी कि एक तरह से कहें तो वो डीआरजी का जवान पहले माओवादी था और उस इलाके में काम किया था और जहां पर वो मारा जाता है आईडी बम की चपेट में आने से। आगे माओवादियों का कहना है कि सभी जोन में एक तरफा सीज फायर की घोषणा करके रखे थे। बसवराजू के सुझाव पर ही शांति वार्ता के अनुकूल जो है माहौल बनाने के लिए सशस्त्र बलों पर कार्रवाई पर रोक लगाकर रखे थे। इसलिए 40 दिनों में कोई भी माओवादियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी सुरक्षा बलों पर। इसी समय केंद्र और राज्य सरकार षड्यंत्र के तहत मिलकर इतना बड़ा हमला को अंजाम दिया। इसके बारे एक भी मीडिया वाले सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, ऐसा लिख रहे हैं। मुख्य नेतृत्व यानी बसवराजू का सुरक्षा को लेकर पार्टी ने क्या किया, ये सभी के मन में सवाल उठना लाजमी है। एक बात में जवाब देना है कि हाँ, हम विफल हो गए, ऐसा माओवादी लिख रहे हैं। जनवरी महीने तक इस यूनिट में जो कि बसवराजू की सुरक्षा में लगी थी उसमें 60 की संख्या के ऊपर वहां पर नक्सली मौजूद रहते थे, मगर प्रतिकूल परिस्थितियों में आसान मोबिलिटी के लिए संख्या को घटाया गया था, ऐसा कह रहे हैं। उसी समय कंपनी के बीच से ही कुछ सीनियर जो है वो सरेंडर कर दिया था, ऐसा बता रहे हैं, और जो है संख्या घटकर 35 रह गई थी। अप्रैल के बाद से ही अभियान का अंदेशा हमें पहले से था, लेकिन सुरक्षित जगह में जाने के लिए कॉमरेड बसवराज तैयार नहीं थे। सुरक्षा के बारे में पूछने से उनका जवाब था, मेरे बारे में आप लोग चिंता नहीं करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और 2 या 3 साल इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूं। युवा नेतृत्व का सुरक्षा पर आप लोग ध्यान देना है। शहादतों से आंदोलन कमज़ोर नहीं होते, शहादतें बेकार नहीं होते। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। इतिहास में शहादतें क्रांतिकारी आंदोलन को ताकत दिया। अभी भी मुझे विश्वास है इन शहादतों के प्रेरणा से क्रांतिकारी आंदोलन कई गुना ताकत के साथ नए सिरे से उभर कर सामने आएगी। इस फांसीवादी सरकार की दुष्ट सरकार योजना जो है वो सफल नहीं होंगे। ये अंतिम जीत जो है जनता की होगी। ये लाइन जो है बसवराजू का है, ऐसा माओवादी इसमें बता रहे हैं। आगे इसमें लिखते हैं कि हमारे आंदोलन और नेतृत्व यानी बसवराजू पर दुष्प्रचार करने वाले राजनेता, पुलिस अधिकारी, गोदी मीडिया वालों से मैं सवाल कर रहा हूं, जिम्मेदारियों को छोड़कर नेतृत्व क्या भाग जाने का दुष्प्रचार जो है करने वाले सभी लोगों को शर्मिंदगी होनी चाहिए। माओवादी कह रहे हैं कि जो कोई दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बसवराजू भाग गया था, ये जो प्रचार किया जा रहा है उसके लिए शर्म आनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और बता रहे हैं कि सच्चा क्रांतिकारी कभी नहीं डरते, हमें देश के भविष्य को लेकर चिंता है। इस सफलता को बड़ी उपलब्धि कहते हुए सरकार और प्रतिक्रांतिकारी लोग जश्न मना रहा है। हम भी मान रहे हैं कि उन लोगों के लिए यह उपलब्धि कॉरपोरेट हिंदू राष्ट्र निर्माण
करने की अपनी योजना को अमल करने की दिशा में यह एक उपलब्धि जरूर है। माओवादियों के द्वारा प्रेस नोट के अंतिम में एक सवाल को रखा गया है कि जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो शांति वार्ता को लेकर सीज फायर पर अमल किया गया, मगर जब हम शांति वार्ता के लिए अमल करना चाहते हैं तो आखिर सरकार हमसे बातचीत क्यों नहीं करना चाहती है। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था तो कौन सी ताकत थी जो नरेंद्र मोदी का मुंह बंद करवा दिया, ऐसा लिख रहे हैं। सीधे तौर पे कहना है कि ये जो पूरा अभियान है वो जंगल के जो जितने भी खनिज संपदा हैं, पर्यावरण है, ये तमाम चीज़ों का जो है वो नुकसान जो सरकार है वो करेगी। और जो है हम सच्चे सिपाही हैं, सच्चे क्रांतिकारी हैं और हम जो हैं उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और सभी लोगों से एक तरह से इस पूरे प्रेस नोट के माध्यम से जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं। जो सरकार माओवादियों को मार रही है, माओवादियों को मारने के पीछे की मंशा क्या है, ये सभी चीज़ों को माओवादी इस प्रेस नोट के माध्यम से जो है बता रहे हैं और कह रहे हैं माओवादी कि हम जो है संसाधन को जो है बचाने वाले हैं, पर्यावरण को बचाने वाले हैं और सच्चे देशभक्त हैं। मतलब अपने आप को सच्चे देशभक्त के रूप में माओवादियों ने कहा है। अब देखना होगा कि ये जो शांति वार्ता को लेकर जो 5 प्रेस नोट माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में जारी किए थे, जिसका जवाब जो है सरकार की तरफ से लगातार यही दिया जा रहा था कि आप हथियार को छोड़ें तभी जो है शांति वार्ता होगी। और अब जो है बसवराजू के मारे जाने के बाद जो माओवादियों की तरफ से आरोप है, जो कुछ बताया गया है, लोगों से जो अपील की गई है, इस पर क्या कुछ देखने को मिलेगा और माओवादी क्या देशभक्त हैं, क्या सरकार द्वारा जो ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है इसके पीछे की क्या मंशा है, ये तमाम चीज़ों पर आप गौर करें, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। तो बने रहे नेक्स्ट अपडेट के लिए, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।